और एक बात अभी आपने कही धर्म के बारे में, तो धर्म क्या है? मेरे जो रक्त संबंध जिनसे हैं, जिनके प्रति मेरा जिस प्रकार का व्यवहार है, तो क्या मैं वैसा ही व्यवहार अन्य लोगों के प्रति भी करती हूँ क्या? मैं भूखी हूँ, मैं भोजन करने बैठी हूँ, और अगर कोई ऐसा व्यक्ति सामने आता है जिसे उससे ज़्यादा भोजन की ज़रूरत है, तो क्या मैं साझा करने का मन रखती हूँ क्या? नमस्कार साथियों। कहते हैं बात ज़रूर करते रहना चाहिए, और बात करते रहने से दो देशों के बीच की समस्याएं भी सुलझ जाती हैं। तो यदि हम बात करते रहेंगे तो हमारे और आपके बीच में कोई ऐसी बात है जिस पे हमें मिलकर निर्णय लेना है तो हम आसानी से ले पाएंगे, क्योंकि बात निकलती है तो दूर तक जाती है। आज की बातचीत हम करने जा रहे हैं हमारी साथी माला ठाकुर के साथ, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और इनका अपना जो काम है उसके बारे में धीरे धीरे हम जानते जाएंगे बात करने के दौरान, क्योंकि किसी व्यक्ति का परिचय कभी भी एक वाक्य में नहीं दिया जा सकता। जैसे जैसे हम उसको जानते जाते हैं, जैसे जैसे हम समझते जाते हैं, हम परिचय की गहराई भी समझते जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि कभी भी जजमेंटल मत होइए। एक बार किसी से बात करके ये निर्णय बिल्कुल मत ले लीजिए कि ये तो ऐसा ही है या ये तो ऐसी ही है। बातें करते रहिए, क्योंकि हो सकता है कि 3 मुलाकात तक आप किसी को समझ ही ना पाएँ, और चौथी या 5वीं मुलाकात में समझ में आए कि अरे ये तो ऐसी थी, अरे ये तो ऐसा था। तो बातें करते रहिएगा। आज की हमारी साथी हैं जो हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पे हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। माला जी, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो आपके हिसाब से सामाजिक कार्य का मतलब क्या है, और सामाजिक कार्यकर्ता बनने का प्रयोजन क्या? मुझे ऐसा लगता है कि जब हम जन्म लेते हैं, वहाँ से लगाकर जब पूरा जीवन है, घर, परिवार, व्यापार, व्यवसाय, बहुत सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द होती हैं। लेकिन जहाँ जन्म लिया, जिन लोगों के बीच में है, उसके प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारी होती है। जिस समाज में हम हैं, अगर कुछ अच्छी बात है तो उसको अप्रिशिएट करना, कुछ गलत हो रहा है तो उसके विरुद्ध आवाज़ उठाना। तो बचपन से ये चीज़ थी मन में कि अगर कुछ गलत है तो उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाई जाना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशंस में जा सकते हैं। सामान्यतः लोग अलग अलग प्रोफेशंस में होते ही हैं, लेकिन जब समाज कार्य की बात आती है तो वो किसी प्रोफेशन की तरह नहीं होता है, वो सेवा का क्षेत्र है। तो कोई भी व्यक्ति जो किसी प्रोफेशन में है वो समाज का काम तो कर ही सकता है। तो ये मन में था कि अगर कुछ भी गलत है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसमें हमारी क्या भूमिका हो सकती है, ताकि भविष्य में कभी भी एक जवाब अपने पास हो कि कोई पूछे कि अरे गलत हो रहा था तो तुम कहाँ थे, तो मैं बोल सकूं कि मैंने अपनी योग्यता, क्षमता और सामर्थ्य के आधार पर इसको ठीक करने में अपनी भूमिका निभाई। तो ये जो कहा जाता है कि जब हम युवा पीढ़ी से बात करते हैं, या कई बार युवा पीढ़ी के साथ उनके माता पिता भी होते हैं, तो उनकी प्लानिंग होती है कि बच्चा बड़ा आदमी बनेगा, बच्चा इतना बड़ा मकान बनाएगा, इतनी बड़ी गाड़ी खरीदेगा, या इतना नाम कमाएगा। तो ऐसे जो युवा हैं आजकल, जो जब भी अपने करियर के बारे में सोचते हैं या अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो ये सोचते हैं देखना एक दिन मैं अपने पापा को इतनी बड़ी गाड़ी में बिठाऊंगा, या देखना एक दिन मैं ऐसा मकान बनाऊंगा कि आप नाच करेंगे। ऐसे युवाओं को आप क्या कहेंगी? क्या उनको अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हुए खुद के साथ साथ समाज का भी ध्यान रखना चाहिए, और रखना चाहिए तो क्यों? दीदी, मुझे इसमें ऐसा लगता है कि अपेक्षाएं और जो ख्वाहिशें हैं वो तो कभी समाप्त नहीं होती। साइकिल है तो कल स्कूटर चाहिए, स्कूटर आ जाएगा तो फोर व्हीलर चाहिए, ये वाली फोर व्हीलर आई है तो और बड़ी चाहिए, एक दिन फिर जेट प्लेन भी चाहिए। तो ये तो कभी समाप्त नहीं होने वाला है। कैसे हम एक संयमित जीवन जी सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आज की पीढ़ी को मैं ये कहना चाहती हूँ, स्वामी विवेकानंद जी जो मेरे आदर्श हैं, उन्होंने कहा था माई कंट्री इज माई करियर। तो अपने करियर के साथ साथ हम देश और समाज के लिए क्या कर सकते हैं, वो भी हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। देश और समाज हमारे जीवन से कहीं भी अलग नहीं है, ऐसा मेरा मानना
यदि हम माया जी को देखें तो ये किसी ऐसे परिवार से नहीं है जहाँ इन्हें विरासत में बहुत सारा धन मिला हो, बहुत सारी ज़मीन मिली हो और बहुत सारा वैभव मिला हो। तब आपका मन ऐसे क्यों नहीं किया कि मैं जो समय समाज कार्य में लगाती हूँ वो मैं अपने बिजनेस में लगाऊंगी या अपने काम में लगाऊंगी, तो मैं भी कुछ ज़िंदगी के अंत तक कुछ मकानों को बना के या कुछ बहुत सारी समृद्धि इकट्ठा करके फिर इस दुनिया से जाऊं। तो समाज सेवा ही क्यों? क्योंकि बहुत सारा समय जो समाज सेवा में जाता है, और हमारे यहाँ एक कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल। जो आप समाज के लिए करते हो उसको भूल जाना पड़ता है, और जब हम प्रोफेशन के लिए कुछ करते हैं तो हम उसके बदले में कुछ चाहते हैं। तो ये दोनों में क्या अंतर है? ये अंतर को आपने कैसे समझा और अपने संघर्ष के साथ ये कैसे मान लिया कि इस संघर्ष के बाद मैं समाज के लिए कुछ करूँगी? मुझे इसमें ऐसा लगता है कि हमारा जो जीवन है इसकी तो कोई था ही नहीं। लगातार भौतिकवाद के पीछे जब हम दौड़ते रहते हैं तो कहीं तो भी ठहराव नहीं आता। और मुझे लगता है जब हम बहुत तेज भागते हैं तो कभी ना कभी गिरते ज़रूर हैं। इसलिए मेरा मानना है कि धीरे धीरे चलना चाहिए और एक मंजिल, एक लक्ष्य तय करके चलना चाहिए जीवन में। जहाँ तक समाज कार्य की बात है तो आप ने जैसा कहा, बहुत बड़े बड़े भवन, बंगले, अट्टालिकाएं खड़े कर लेंगे, लेकिन उससे किसको खुशी मिलेगी? शायद व्यक्तिगत क्षणिक खुशी मिल सकती है, लेकिन जब हम समाज के लिए काम करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आत्म सुख मिलता है उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, वो अमूल्य है। और इसी के लिए मुझे लगता है कि हम समाज के काम में लगातार जुड़े हैं। बहुत छोटी उम्र से समाज के काम में जुड़ना हुआ, धीरे 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 आप जैसे बहुत सारे लोग मिलते गए, और कहते हैं ना कि अकेला ही चला था मंजिल जानिब, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। बहुत अच्छे अच्छे लोग इस दौरान मिलते गए, उनसे सीखने को मिला और कई अवसर मिले जहाँ पर हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं। कुछ रचनात्मक काम करना, कुछ आंदोलन करना, कुछ सकारात्मक काम करना। और जब वो काम होते हुए दिखाई दिए तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका जो आनंद है, उसका जो सुकून है, उसी ने अगला जो काम है, अगला जो सकारात्मक विचार जो मन में है उसके लिए ऊर्जा दी। और मुझे लगता है कि जब आप इस चीज़ को शुरू करते हैं तो घर परिवार, आपके मित्र, जितने भी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उनकी भी भागीदारी होती है, और वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं आपके लिए। तो जब भी आप छोटी उम्र में थी, 9वीं 10वीं 11वीं में हम पढ़ते हैं तो हमारा भी मन करता है कि हमारे पास भी बहुत सारे अच्छे अच्छे नए कपड़े हों, हमारे पास भी बहुत सारी सुविधाएं हों जो दूसरों के पास होती हैं। तो ऐसे समय में आपने कैसे सरवाइव किया, और सरवाइव करके अपने लिए वो सारी सुविधाएं जो आपको अच्छा एजुकेशन दे पाई, वो कैसे अर्जित की? और उस समय ये जो सामाजिक वातावरण होता है जिसे हम पीयर प्रेशर कहते हैं, उससे कैसे बच गए? क्योंकि उस समय बच्चों को बड़ा लगता है और बच्चे कहीं न कहीं इस बात से थोड़ा-सा दुखी रहते हैं कि उसके पास ऐसा मोबाइल है, मेरे पास नहीं है, उसके पास ऐसे कपड़े हैं, मेरे पास नहीं है। तो ये चीज़ों से आप कैसे बाहर निकलीं? और आपके जो साथी हैं, जो हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं या छोटे बच्चे हैं, जो यंग बच्चे हैं, उनके लिए हम क्या कहेंगे इस? मुझे लगता है इसमें सबसे बड़ी भूमिका मेरे माताजी पिताजी की है। 10वीं कक्षा में जब थी तब से ही ट्यूशन पढ़ाना ये काम मैंने शुरू किया। पिताजी शिक्षक रहे, 40 वर्षों तक एक प्रतिष्ठित विद्यालय में प्राचार्य रहे, और उन्होंने हमेशा जीवन में बहुत सारी चीज़ों को सिखाया। हम दो बहनें हैं, मेरी दीदी मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ी हैं, तो सामान्य रूप से ये हुआ कि उस उम्र में मैं अकेली ही घर में माताजी पिताजी के साथ थी। उन्होंने कोशिश की कि जितनी भी बेहतर शिक्षा दी जा सकती है, जो भी बेहतर संसाधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं, जो बेहतर सुविधाएं दी जा सकती हैं, वो देना। पर इसके साथ साथ पिताजी हमेशा अपने साथ कभी मंदिर लेकर के जाना, कभी कुछ सामान दिलाने लेकर के जाना, लेकर के जाते थे। और उसी के साथ बताते भी थे कि कुछ लोग हैं जो अक्षम हैं, आपके पास जो है उनके पास तो उतना भी नहीं है। ऐसी कुछ चीज़ें बचपन से उन्होंने धीरे 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 धीरे, क्योंकि शिक्षक थे तो लगातार उन चीज़ों को वैसे ऑब्जर्व करते थे, और वही चीज़ें उन्होंने धीरे धीरे डालने की कोशिश की। क्योंकि 9वीं 10वीं कक्षा से कोचिंग पढ़ाना शुरू किया था, इसीलिए मुझे लगता है कि अर्थ का महत्व जब से ही समझ में आने लगा। एक छोटा सा गुल्लक बनाया था, और अभी भी जो है वो मैंने इकट्ठा करके, जो मेरी उस समय की कोचिंग पढ़ाने की जो भी मेरी सैलरी आती थी, वो मैंने संचय करके अभी भी वैसी की वैसी रखी है। तो मुझे लगता है कि माता पिता की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब भी इस प्रकार की कोई चीज़ आती थी, जब भी मैंने कोशिश की है तुलना करने की कि हमारे जो बड़े घर हैं वहाँ के बच्चे तो ऐसे रहते हैं, उनके पास तो ये है,
या मेरी जो सहेलियां हैं वो तो इस स्कूल में पढ़ती है और मुझे उस स्कूल में आप क्यों पढ़ा रहे हैं। जब भी इस प्रकार की कोई भी मन में प्रश्न आते थे तो मुझे ऐसा ध्यान में आया कि पिताजी ने हमेशा उसका समाधान किया। उन्होंने हमेशा बताया कि मेरी माताजी ग्रामीण परिवेश से हैं और बहुत जो है ज़्यादा नहीं पढ़ी लिखी हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हमेशा उनका साथ कैसे दिया और उन्होंने दोनों ने कोशिश की है कि हमारे पास जो भी है बहुत अच्छी से अच्छी शिक्षा बच्चों को देना। उनकी प्राथमिकता में था कि अच्छी से अच्छी शिक्षा आपको मिले। उन्होंने उस चीज़ के लिए कभी नहीं रोका, क्योंकि राजपूत परिवार से हैं तो एक ये प्रेशर भी था बड़े जो बड़े पिताजी हैं उनके बच्चों का कि लड़की है इसको इतना पढ़ा करके आप चाचा क्या कर लोगे। लेकिन मुझे ऐसा ध्यान में है कि पिताजी ने कभी भी उस चीज़ को हमेशा एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया और वो बात कभी हमारे कानों तक भी नहीं आने पाई। जब हम बहुत बड़े हो गए तब हमको ध्यान में आया कि ऐसी भी कुछ बातें जब हम पढ़ते थे तब हमारे परिवार के जो अन्य लोग हैं वो किया करते थे। मुझे लगता है कि तो माता जो पिता के बच्चे होना देख चाहिए। रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे कि एक तो अपना कंपैरिजन किसी से मत करिए, क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि हमारे पास जो माँ पापा हैं उससे अच्छे दूसरे के पास हैं, क्योंकि वो उन्हें शायद ज़्यादा अच्छे कपड़े दिला पाते हैं, ज़्यादा अच्छे पैसे दे पाते हैं, ज़्यादा अच्छी सुविधाएं दे पाते हैं। लेकिन बच्चों, माता पिता की बराबरी कभी किसी से नहीं होती। कंपैरिजन करना है तो ये करिए कि मेरे दोस्त ने यदि एक किताब पढ़ी है तो मैं दो क्यों ना पढ़ लूँ, और उसने यदि विवेकानंद को पढ़ा है तो मैं विवेकानंद और गांधी दोनों को क्यों ना पढ़ लूँ। यदि इस तरह के कंपैरिजन आप शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि हम एक अच्छे समाज का निर्माण भी कर पाएंगे और समाज से पहले एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण भी कर पाएंगे। आज अगर सीखने की शुरुआत करेंगे तो ये कि आपका कंपैरिजन किसी से नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसा आपके पास है जो किसी और के पास नहीं है, और कुछ ना कुछ ऐसा आपके माँ बाबा के पास है जो किसी और के माँ बाबा के पास नहीं है। पहले तो ये परिवार जो सबसे छोटा संगठन है और सबसे मजबूत संगठन है दुनिया का, हमारे देश की जो संस्कृति है वो यदि उसका आधार है तो ये परिवार है। तो परिवार के बीच में जो बॉन्डिंग होनी चाहिए जहाँ से बच्चा आगे बढ़ता है वो बहुत ज़रूरी है। और कई बार जो माता पिता आते हैं समस्या लेके कि बच्चा सुनता नहीं है, बच्चा मानता नहीं है, जिद पे अड़ जाता है कि नहीं मुझे यही जूते चाहिए या मुझे यही बैग चाहिए, उसका कारण भी यही होता है कि हम अपने संघर्ष उसको नहीं बताते। हम उसको ये नहीं बताते कि देखो घर में इतना पैसा आता है, इसमें से इतना दादी की दवाई में चला जाता है, इतना घर के खर्चे में चला जाता है, इतना यहाँ चला जाता है, उसके बाद ये बचता है बेटा, तो अब बताओ क्या इस महीने तुम्हारे लिए जूते आएंगे या बड़े पापा के लिए जो डॉक्टर ने कहा है वो एक्सरे करवाना चाहिए। यदि आप ये दो चीज़ें उसके सामने रखेंगे तो वो समझेगा और वो इन्वॉल्व भी होगा। हमारी गलती शायद आजकल ये होती है कि हम उसको सुविधाएं दिखाते हैं, संघर्ष नहीं दिखाते। तो बच्चों को संघर्ष में शामिल करिए तो वो आपका संघर्ष भी समझेंगे और खुद संघर्ष के लिए तैयार भी रहेंगे, संघर्ष के मायने उनको समझ में आएंगे और तब किसी भी तरह का दबाव उनको आपसे दूर नहीं ले जाएगा। आजकल एक चीज़ है ना कि हम तो नहीं कर पाए, हम उतने अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाए, हम उतने अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ पाए, लेकिन हमारा बच्चा ज़रूर जाना चाहिए। हम तो उस तरीके की चीज़ों को नहीं कर पाए पर इसको करना चाहिए। वो जो एक मुझे लगता है मानसिकता बन गई है वो कहीं तो भी जो आपने कहा कि बच्चों को संघर्ष हमने अपना नहीं बताया, केवल जो है उनकी सुविधाएं उन्होंने जो हमसे मांगा, हमने कोशिश की कि बच्चे ने बोला है तो कैसी भी परिस्थिति में हमको उसको करके देना है। तो उसमें कहीं तो भी माता पिता की भी गलती है। हाँ, और यदि हम कहें कि इसमें समाज की भी गलती है। बिल्कुल है, क्योंकि समाज लगातार जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, जो एक वातावरण है वो लगातार आपको कहीं ना कहीं पिन चुभोता रहता है कि अरे आपके पास तो ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है, आप कैसे परिवार से आते हो। और आज भी हम कहते हैं कि हम बहुत आधुनिक समाज में रहते हैं, तो मुझे लगता है कि वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और आर्थिक स्तर पर भी लोगों को जो देखने की हमारी दृष्टि है आज भी वैसी ही है जैसी पहले थी। तो कैसी होना चाहिए हमारी दृष्टि आपके मुझे हिसाब ऐसा से? लगता है कि जब हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं, हम कहते हैं कि मम धर्म समानता, हम सभी का धर्म है कि हम सब समान हैं। हम मानते हैं कि हम ईश्वर की कृति हैं और ईश्वर तो सब जगह एक जैसा है, कण कण में भगवान मानते हैं। तो हम लोगों में कैसे विभेद कर सकते हैं? किसी के पास मर्सिडीज कार है और किसी के पास साइकिल है, तो केवल इसलिए उसको सम्मान देना, मतलब कार में बैठ कर के संस्कार नहीं है तो व्यक्ति बेकार हो जाता है, ऐसा हम लोग कहते हैं।
तो मुझे लगता है कि ये जो मानसिकता है समाज को बदलने की आवश्यकता है। अगर व्यक्ति सबल है, सक्षम है, समर्थ है और उसमें बुद्धि विवेक है तो उसे सम्मान मिलना चाहिए। और अगर व्यक्ति उद्दंड है और बहुत सक्षम है तो मुझे लगता है कि उसे दंड मिलना चाहिए। यानी हमारे यहाँ कहते हैं, कहावत है कि यदि आपके पास लक्ष्मी है और साथ में सरस्वती भी है तो वो काम की है, और यदि सरस्वती नहीं है और आपने लक्ष्मी बहुत सारी अर्जित की है तो वो लक्ष्मी आपको कहाँ कहाँ ले जा सकती है आपको नहीं पता। तो लक्ष्मी अच्छी बात है, क्योंकि गुड मॉर्निंग नहीं होती पैसों के बिना। हम हर सुविधा उसी से इकट्ठी करते हैं, लेकिन सुविधाओं के मायने क्या होते हैं जब अगर शिक्षा नहीं है, व्यवहार नहीं है, इंसानियत नहीं है और हम एक दूसरे को समझते नहीं हैं। क्योंकि कितना भी हम कर लें, दिन के आखिरी में हमको लोग चाहिए, अपने लोग चाहिए, परिवार चाहिए, मित्र चाहिए, रिश्तेदार चाहिए और अच्छे लोग चाहिए। तो यदि अच्छे लोग बनाने हैं तो शुरुआत खुद से करनी होगी, अपने परिवार से करनी होगी। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, हम तो नहीं मानेंगे लेकिन लोगों को मानना चाहिए। तो आपको भी ये मानना पड़ेगा कि ये आपका समाज है। यदि कहीं और जा रहा है तो खुद से शुरुआत करिए और अध्ययन में करिए, मनन में करिए, कंपैरिजन भौतिक चीज़ों में मत करिए। और एक बात अभी आपने कही धर्म के बारे में, तो धर्म क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। हम कहते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर धरती पर हैं वो सब हमारे भाई बहन हैं। तो स्वाभाविक रूप से कि मैं जिस प्रकार से मेरे जो रक्त संबंध जिनसे हैं, जिनके प्रति मेरा जिस प्रकार का व्यवहार है, तो क्या मैं वैसा ही व्यवहार अन्य लोगों के प्रति भी करती हूँ क्या? मैं भूखी हूँ, मैं भोजन करने बैठी हूँ और अगर कोई ऐसा व्यक्ति सामने आता है जिसे उससे ज़्यादा भोजन की ज़रूरत है, तो क्या मैं साझा करने का मन रखती हूँ क्या? मैं 8,000, 10,000, 15,000 रुपए के कपड़े पहनती हूँ, लेकिन अगर मुझे सामने कोई व्यक्ति ऐसा दिखाई देता है जिसके पास ठंड में ओढ़ने के लिए एक शॉल भी नहीं है, तो क्या मेरा मन पसीजता है क्या? तो मुझे लगता है कि जीव दया मन में है क्या? और अपने जो लोग हमारे आसपास हैं उनके प्रति हमारे मन में करुणा का भाव है क्या? और मन में कहीं तो भी जिसको हम अंग्रेजी भाषा में इमोशंस कहते हैं कि जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, लेकिन अगर हमें ऐसा लगता है कि वो तकलीफ में है तो क्या उसको देख करके हमें तकलीफ होती है? तो मुझे लगता है यही धर्म है कि आप कैसे, आप जितना करने में सक्षम हैं आप उतना समाज को दे पा रहे हैं, उतना लोगों को दे पा रहे हैं, उतना जीवों की सेवा कर पा रहे हैं। मुझे लगता है यही धर्म। और यही सारे धर्मों का मूल है। हाँ बिल्कुल, यही सारे धर्मों का मूल है। धर्मो तो रक्षति रक्षिता। हमारे यहाँ कहा जाता है धर्म इति धार्यति, यानी धर्म धारण करने की चीज़ है। लेकिन आजकल ऐसे हो गया है कि हम धर्म को धारण करने के बजाय धर्म का दिखावा करते हैं। इसको कैसे रोका जाए? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम हिंदू धर्म को मानते हैं और हम जानते हैं कि एक जीवन पद्धति है, पूरा वैज्ञानिकता पर आधारित एक धर्म है। और जहाँ तक दिखावा करने का सवाल है तो मुझे लगता है कि वास्तव में जो व्यक्ति जो नहीं होता है वो उसी चीज़ को दिखाने का प्रयास करता है। कोई भी धर्म कट्टरता नहीं सिखाता, कोई भी धर्म अपने आसपास के लोगों को हानि पहुंचे ये नहीं सिखाता। तो मुझे लगता है कि ये हम लोगों को सोचने की आवश्यकता है कि कैसे हम धर्म सम्मत व्यवहार करें। हम धर्मो रक्षित रक्षित कहते हैं तो वो कैसे हमारे जीवन का अंग बने। केवल मुझे किसी को तकलीफ पहुंचानी है उतने देर के लिए धर्म मुझ पर हावी है तो ये गलत है। मेरा जो जीवन है वो धर्म पर आधारित है क्या? हमारे यहाँ जो पूजा पद्धति या जीवन पद्धति जिसको हम मानते हैं, जो एक चींटी अगर पैर के नीचे आ जाती है तो भी हम तुरंत पैर हटा करके उसको पैर पड़ने का प्रयास करते हैं। आसपास जो है गर्मी के दिन अभी चल रहे हैं तो जीवों के लिए पानी बाहर रखना है, भले ही हमें नहीं मालूम है कि कोई जीव आएगा उस पानी को पिएगा कि नहीं पिएगा। इतना भाव हमारे अंदर है तो किसी निर्जीव को भी पैर लग जाता है तो हम तुरंत जो है उससे क्षमा मांगते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो है इसको तो हमने अंदर से धारण किया हुआ है, ये किसी को भी सिखाने की आवश्यकता मुझे लगता है कि नहीं है। जो व्यक्ति अपने आप को धार्मिक मानता है तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर इनबिल्ट है। जैसे कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर हम देखते हैं इनबिल्ट होता है, तो ऐसे ये जो सारी चीज़ें हैं जो अपने को मानता है कि मेरा व्यवहार धर्म सम्मत है, मैं धार्मिक हूँ,
तो ये सारी चीज़ें, दया, करुणा, प्रेम, स्नेह, सद्भाव, ये सारी चीज़ें उस व्यक्ति में अपने आप होंगी, समाहित होंगी। इसको अलग से मुझे लगता है कि जो अलग से करता है तो वो दिखाए। तो धर्म के नाम पे यदि आप ये दिखाने की कोशिश करते हैं बार बार कि मैं बहुत धार्मिक हूँ, तो वो शायद बहुत सही नहीं है, क्योंकि यदि आप दिल से धार्मिक हैं और आत्मा से धार्मिक हैं तो उसको छुपाने की कहीं कोई जगह ही नहीं है। और यदि हम बहुत सामान्य सी भाषा में बात करें तो धर्म यानी मार्गदर्शन। एक इंसान को जब इस दुनिया में हम आते हैं तो हम खाली होते हैं, हमें कुछ नहीं आता है, और जब हम एक एक दो दो छोटी छोटी चीज़ें सीखते हैं, बस वही हम जहाँ से सीखते हैं वही हमारा धर्म होता है। तो एक धर्म होता है मेरा खुद के प्रति, कि इस दुनिया में आने के बाद मैंने खुद को किन संस्कारों से सजाया संवारा, क्या मैं स्वाभिमान जानती हूँ, क्या मैं ईमानदारी जानती हूँ, क्या मैं मानवीयता जानती हूँ। एक ये धर्म मेरा अपने प्रति, खुद के प्रति, कि क्या मैंने इन सारे चीज़ों से खुद को संवारा है। दूसरा मेरा धर्म मेरे परिवार के प्रति, जहाँ मैंने जन्म लिया, वो लोग जिस धर्म को मानते हैं, जिन कायदों को मानते हैं, जो उनके नियम हैं, क्या उनको मैंने आत्मसात किया, तो ये दूसरा धर्म है जिसको हम मानते हैं कि हम जिसमें पैदा हुए हैं। और तीसरा धर्म उस धरती के लिए जहाँ मैंने जन्म लिया। तो वो धरती वाला जो धर्म है उसके बारे में हम बहुत कम क्यों सोचते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ धरती को माँ मानते हैं, और भारत एकमात्र ऐसा देश है जो भूमि को केवल भूमि का टुकड़ा नहीं मानता, उसे माँ की दृष्टि से ही देखता है। हम प्रकृति की बात करते हैं, जल की बात करते हैं तो उसमें भी हम ईश्वर को देखते हैं, पौधों की बात करते हैं तो उसमें भी हम ईश्वर को देखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जिस भौतिकवाद की अंधी दौड़ में हम लगातार दौड़ते जा रहे हैं, वहाँ सारी चीज़ों को एक तरफ रख कर के केवल स्वयं के बारे में सोचना, हम कैसे समृद्ध हो सकते हैं, हम कैसे सक्षम हो सकते हैं, एक संकुचित मानसिकता के साथ जीवन जो है वो व्यक्ति जी रहा है। सोशल मीडिया के ज़माने में केवल मोबाइल पर सोशल है और ऐसे अनसोशल होता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं तो भी इस चीज़ को सोचने की, गंभीरता से चिंतन करने की आवश्यकता है। आपके हमारे जैसे सभी लोग जो लगातार समाज जीवन में काम करते हैं, समाज के प्रति सोचते हैं, अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य समझते हैं, हम कहते हैं कि हमारा राष्ट्र धर्म है। हम कभी भी ये नहीं कहते कि ये राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य है, हम कहते हैं हमारा राष्ट्र धर्म है। तो स्वाभाविक है कि जब हम राष्ट्र धर्म की बात करते हैं तो राष्ट्र उसमें प्रथम आता है, तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप नगण्य हो जाती हैं। तो धरती के प्रति यानी राष्ट्र के प्रति जो धर्म है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? कैसे पता चलेगा कि राष्ट्र के प्रति हमारा जो धर्म है वो हम निभा रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है आप ईमानदारी से अपना काम कीजिए। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हैं, सिग्नल अगर लाल बत्ती है तो हम उसका पालन करें, कचरा हम यथास्थान पे डालेंगे। जब हम सड़क पर जाते हैं तो कहीं तो भी जो है इस प्रकार से सारी जो सार्वजनिक संपत्ति है उसका रक्षण भी वैसे ही करेंगे जितना हम व्यक्तिगत संपत्ति का करते हैं। और ऐसे सभी नियम, कानून, कायदे जो संविधान में बताए गए हैं, संविधान का सम्मान करना, उसको पूजनीय मान करके उसके मार्ग पर चलना। और इसके साथ में जैसे व्यक्तिगत जब हम बात करते हैं तो कैसे व्यक्तिगत जीवन में सद्भाव आ सकता है, उस चीज़ को सोचना, सामाजिक समरसता के भाव के साथ हम कैसे जीवन को जी सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वही धर्म सम्मत मार्ग है। जब जितने भी लोग हैं, केवल बोल देने से वसुधैव कुटुंबकम का भाव नहीं हो जाएगा। हम उसको कितना मानते हैं, हमारे घर में जो काम करने वाली दीदियाँ आती हैं तो हमारा उनसे व्यवहार कैसा है, हमारे वाहन चलाने वाले जो वाहन चालक भाई है उसके साथ हमारा व्यवहार कैसा है, हम कहीं कार्यालय में काम करते हैं वहाँ जो लोग हैं उनसे हमारा व्यवहार कैसा है, हम अपने काम के प्रति ईमानदार हैं क्या, कि ऐसा नहीं कि भाई 9 से 6 का काम है वो कर लिया, अगर 6 के बाद कुछ आता है तो अब ये काम मेरा नहीं है। सड़क पर कहीं जा रहे हैं, कोई दुर्घटना हो गई है तो हम बजाय वहाँ सहयोग करने के वीडियो बनाने लग जाएं, या हम सोचे कि ये तो पुलिस केस अगर बाद में हो गया तो हम इसमें फंस जाएंगे। तो मानवीय संवेदना तो अंदर से जागृत हो रही है, लेकिन उसके बाद ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा हो गया तो हम अपना रास्ता बदल देते हैं। तो मुझे लगता है कि जो व्यक्ति इन सब चीज़ों के प्रति जागरूक है वो देशभक्त है। जो इन सब के प्रति जागरूक है वो देशभक्त है और वो देश के धर्म का पालन करता है। तो अभी यदि हम समझें तो पहला धर्म हमारे प्रति कि हमने खुद को कैसा गढ़ा, क्या हमने विवेकानंद को पढ़ा, क्या हमने गांधी को समझा, क्या हम रविंद्रनाथ टैगोर तक पहुंच पाए, और ऐसे जो लोग
हमें दुनिया की सीख देते हैं, जो हमें समझाते हैं क्या हम उन तक पहुँचे। ये पहला धर्म हमारे लिए व्यक्तिगत निर्माण का। दूसरा धर्म, जिस परिवार में हमने जन्म लिया, उस परिवार और उसके समाज के जो नियम हैं, क्या उसको हम मान पाए, समझ पाए और उन पे हम चल पाए। और तीसरा धर्म जो अपने घर के दरवाजे के बाहर का है, जो हमारी देहरी के बाद आता है, वो है धरती के प्रति धर्म, यानी उसमें आता है मानवीयता और कानून। यदि हमने घर के बाहर अपने लोगों के प्रति मानवीयता दिखाई और जो धरती या जिस देश में हम रहते हैं उसके कानून का ईमानदारी से पालन किया, माना, तो ये हम हमारी धरती के प्रति जो हमारा धर्म है उसको सम्मान दे रहे हैं, उसको निभा रहे हैं। अब सवाल ये है कि हमें आपसे इस बातचीत के बदले में क्या चाहिए। तो 3 तरह के धर्म की हमने बात की। यदि तो आपको इस पे एतराज़ है तो वो भी लिखिए। और यदि आप ये मानते हैं कि पहला धर्म मेरे प्रति, कि खुद को, क्योंकि ईश्वर ने अगर इस दुनिया में लाया है, इस दुनिया में जन्म दिया है, तो बेहतर कैसे बना के निकलूं और उसके लिए मैं क्या करूं। दूसरा, जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ है उनसे क्या सीखूं, कैसे सीखूं और उनके प्रति मेरा उत्तरदायित्व क्या। तीसरा, जिस धरती पर मैंने जन्म लिया है, जिस देश में मैंने जन्म लिया है, उस देश के प्रति मेरा धर्म यानी मानवीयता और कानून, इन दोनों को निभाने के लिए मैं क्या करूं और मैं कितना निभा पाता हूं। और यदि किसी कारण से नहीं निभा पा रहा हूं तो वो कारण क्या है वो भी लिखिएगा, क्योंकि यदि हम बात नहीं करेंगे, उन कारणों की पड़ताल नहीं करेंगे, तो कभी ये समझ में नहीं आएगा कि एक बच्चा जो हमारी तरह है वो किसी दूसरे को कैसे मार सकता है। एक माँ जो हमारी तरह है वो किसी दूसरे के बच्चे को अस्पताल से कैसे चुरा कर ले जाती है। और एक परिवार जो हम जैसा ही प्यारा सा परिवार है, किसी दूसरे परिवार से लड़ते लड़ते इतना कठोर कैसा हो जाता है कि वो ये भी नहीं सोचता कि उनके परिवार के किसी सदस्य को ज़्यादा चोट लग सकती है या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि उससे वो रिकवर ही ना कर पाए। ये तब होता है जब इन तीनों में से कोई एक धर्म भूल जाते हैं। और हमें आप लिखिएगा ज़रूर, यदि आपको लगता है कि इसमें से कोई भी बात हमने गलत की है, सुधारने की जिम्मेदारी आपकी है, कान पकड़ने की जिम्मेदारी भी आपकी है, और यदि सही कह रहे हैं तो उसको बहुत सारे लोगों तक ले जाने की जिम्मेदारी भी आपकी। तो माला जी, हमने बात की कि धर्म क्या है, हमने बात की कि हमारे व्यक्तिगत जो धर्म होता है वो संस्कारों से जुड़ा होता है, और हमने बात की कि समाज सेवा क्या है। अब कोई व्यक्ति जिसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, है ना, उसके माता पिता की भी जिम्मेदारी है, फिर यदि परिवार है तो परिवार की भी जिम्मेदारी है, और उस परिवार की जिम्मेदारी प्राथमिक है क्योंकि उस परिवार का बेटा वही है, उन बच्चों का पिता वही है, और जो भी आसपास लोग हैं उनके जिम्मेदार एक वही है। तो उसकी पहली प्राथमिकता क्या है, परिवार सेवा या समाज सेवा? स्वाभाविक है कि सबसे पहली प्राथमिकता परिवार सेवा ही है, क्योंकि जब हम घर परिवार हमसे संतुष्ट होगा, खुश होगा, तो ही हम बाहर जाकर के सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली प्राथमिकता परिवार है, पर उसमें समाज को भी दुर्लक्षित नहीं किया जा सकता। जब हम परिवार के बारे में सोचते हैं तो मुझे लगता है कि परिवार में ही छोटा छोटा जो हमने सोचा है, अगर वो सब चीज़ें परिवार में संस्कारों का बीजारोपण कर दें तो समाज सेवा अपने आप ही हो जाती है। हाँ, और यदि हम ये बात करें कि परिवार को हमें कितना बना के देना है, कितना कमा के देना है, तो इसका कोई अंत नहीं है। तो युवा पीढ़ी जब काम करना शुरू करे तो ये तय करे कि मुझे कमाना कितना है और उस कमाई का इस्तेमाल भी कहाँ करना है। क्योंकि एक बार हमें जब अच्छी नौकरी मिल जाती है या हमारा काम चल पड़ता है तो फिर हम चलते जाते हैं, दौड़ लगाते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब हम सिर्फ धन कमा रहे होते हैं, चीज़ें इकट्ठा कर रहे होते हैं, तब हम ये सोचना भूल जाते हैं कि हमने ये पैसा क्यों कमाया था। और कई बार जब मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं कि मैम गाड़ी भी है और घर भी है, सब सुविधाएं भी हैं, पर ज़िंदगी में मज़ा नहीं आ रहा। तो ज़िंदगी में मज़ा कैसे आएगा उसके बारे में तब सोचा ही नहीं था जब ज़िंदगी शुरू की थी। क्योंकि आपको शायद किसी गांव में गायों के बीच जाके किसी गौशाला में बैठना आनंदित करता होगा। आपको शायद किसी ऐसी जगह पर जाना जहाँ पे बहुत सारे आध्यात्मिक कार्य होते हों, या जहाँ पे पहाड़ हो, पानी हो,
कई बार आपने प्लान किया होगा कि मेरे माँ पापा को मैं ये कर लूँ, उसके बाद तीर्थ पे ले जाऊँगा, लेकिन जब तक आपने ये किया तब तक क्या वो आपके साथ रहेंगे, इसकी श्योरिटी है? तो जो करना है ज़िंदगी में साथ में आज ही करना है। हम जब ये सोचते हैं कि एक बार इतना कमा लूँ फिर ये करूँगा, एक बार ये बना लूँ उसके बाद ये करूँगा, तो जब हम करियर के बारे में सोचते हैं, जीवन के लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, तो हम सोचते हैं अच्छा प्रोफेशनल बनना है, अच्छा बिजनेसमैन बनना है, किसी भी ऑफिस में जो हायरार्की में सबसे ऊंचा पद है वहाँ तक जाना है। लेकिन तब क्या हम ये सोचते हैं कि ये जो जिम्मेदारी मुझे मिलनी है ये मुझे किसके साथ चाहिए? क्या इस जिम्मेदारी के साथ मुझे माँ पापा भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए, स्पाउस भी चाहिए, या फिर मैं वहाँ जाके अकेला खड़ा हो जाऊँगा और तब तक मेरे पास आसपास का कोई नहीं होगा, क्योंकि मैंने उस दौड़ में ये जो आसपास लोग छूटते जा रहे हैं उसके बारे में सोचा ही नहीं। तो ऐसा क्या करें बच्चे कि वो दौड़ में भी बने रहें और जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव भी कर लें, पर साथ छूटे भी नहीं। दीदी मुझे इसमें ऐसा लगता है कि हम जब जीवन में छोटे छोटे लक्ष्य बनाते हैं तो चीज़ों को पाना आसान होता है। जैसा आपने पहले भी कहा था कि तुलना जीवन में कभी भी नहीं होना चाहिए। मेरी तुलना मेरे अपने आप से हो सकती है कि कल ऐसा था तो आज ऐसा है क्या। दूसरा, इन सब चीज़ों की पाठशाला तो परिवार ही है। बच्चों में संस्कार का जो बीजारोपण है वो परिवार से ही होगा। माता पिता से आग्रह करना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि जो एक अलग प्रकार का दबाव वो बच्चों पे बनाते हैं कि अभी 10वीं कक्षा में भी नहीं आया है और नीट की तैयारी के लिए इसको बाहर भेज देंगे या फिर जेई की तैयारी के लिए इसको बाहर भेज देंगे, तो ये जो हमारे अंदर जो चीज़ें चल रही हैं कि शर्मा जी का बेटा, वर्मा जी का बेटा, गुप्ता जी की बेटी और मालवी जी की बेटी, उन सबसे मेरा बच्चा आगे होना चाहिए, तो मुझे लगता है हम लोगों को भी इसके लिए ठहराव की आवश्यकता है। बट कंपटीशन इतनी है इसमें माला जी, आप देखिए कंपटीशन इतनी है कि माँ बाप कहते हैं यदि हम बच्चे को उस कंपटीशन में नहीं उतारेंगे तो वो पीछे रह जाएगा। तो माँ बाप क्या करें, क्योंकि कंपटीशन में भी बच्चे को उतारना ज़रूरी है जिस तरह की कंपटीशन है। कंपटीशन में उतरने के लिए मैं मना नहीं कर रही हूँ। जब हम बच्चे को सहज भाव में कंपटीशन में उतरने देंगे तो मुझे लगता है उसका परिणाम सुखद आएगा। लेकिन हम इस प्रकार से दबाव बना करके उसको जैसे एक चाबुक लेके घोड़े को हम भगाते हैं, अगर उस तरीके से भगाएंगे तो मुझे लगता है एक समय पे जो है अंकुश वाला हाथी भी निरंकुश हो जाता है। तो वो दबाव मुझे लगता है कम करने की आवश्यकता है। दूसरा कि हम अपने परिवार के साथ में कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो जैसे आप करते हैं, जैसे मैं करती हूँ कि हमने तय किया हुआ है कि हमारी प्राथमिकता में जब परिवार है तो फिर हमारी उस प्राथमिकता में उस समय केवल परिवार ही होता है। जब हमारे परिवार को हमारी आवश्यकता है तो फिर कितना ही महत्वपूर्ण काम क्यों ना हो, हम सब चीज़ों को छोड़कर उस समय अपने परिवार को वक्त देते हैं। परिवार के साथ में जब हम होते हैं तो स्वाभाविक है कि मुझे लगता है कि जब आपको परिवार की ज़रूरत है तो डेफिनेटली निश्चित तौर पर परिवार उस समय आपके लिए खड़ा होगा, क्योंकि आपने अपने बिल्कुल बेस्ट टाइम में, जब आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, जब आपको ऐसा लग रहा था कि आज यहाँ हूँ और कल तो वहाँ हो जाऊंगी, ऐसे समय में आपने निर्णय किया कि नहीं आज मैं यहाँ हूँ ठीक है, पर मेरे परिवार को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, मैं यहीं रहना चाहती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मुझे वहाँ नहीं जाना है, मेरे लिए पहले परिवार है। तो जो निर्णय लेने की क्षमता है दीदी, मुझे लगता है कि उस पर काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा ये जो लगातार हम भागते जा रहे हैं, थोड़ा सा रुक करके सोचेंगे तो घर परिवार भी साथ होगा, बच्चे भी साथ होंगे और डेफिनेटली जब हम काम करेंगे तो पैसा भी होगा, सुकून भी होगा, सामाजिक रिश्ते भी होंगे और आनंद भी होगा। तो हमें क्या चाहिए और किस कीमत पे चाहिए, हमारी प्राथमिकता क्या है, और उस प्राथमिकता को तय करने के लिए मेरी रूल बुक क्या है। यदि आपकी ज़िंदगी में आपकी कोई रूल बुक है कि हाँ मुझे यहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है, लेकिन कीमत ये है कुछ भी करके कहीं भी नहीं पहुँचना है, मैं क्या दे सकता हूँ और उसके बदले में मुझे क्या चाहिए और किस कीमत पे चाहिए, ये अगर आपके पास तय होगा तो दुविधा नहीं आएगी। तो आपकी प्राथमिकता यदि तय है तो आप खुद के प्रति जो धर्म है उसको भी निभा पाएंगे, परिवार के प्रति जो धर्म है उसको भी निभा पाएंगे, और जब आपने ये दोनों अच्छे से निभा लिए तो विश्वास करिए धरती के प्रति वाला जो धर्म है या देश के प्रति वाला जो धर्म है उसको निभाना बहुत ही आसान हो जाएगा। उसके लिए अलग से कहीं कोई जाके पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम सब मिलके परिवार बनाते हैं, परिवार मिलके समाज बनाता है और ये समाज ही मिलके देश बनाता है। तो यदि आपके जैसे जो दूसरे युवा हैं जो समाज कार्य करना चाहते हैं या राजनीतिक कार्य करना चाहते हैं,
अपनी धरती के लिए कुछ करना चाहते हैं तो क्या कहेंगी? एक सवाल जो मेरे पास बहुत सामान्यतः आता है कि यदि हम समाज कार्य में उतर गए या राजनीतिक कार्य में उतर गए और उसको यदि हमने प्रोफेशन की तरह नहीं लेना है, गलत है। यदि हम समाज कार्य को और राजनीतिक कार्य को, जहाँ से हम देश के लिए कुछ करने गए हैं, उसे यदि हम प्रोफेशन के लिए लेंगे तो हम न्याय नहीं कर पाएंगे। उसे यदि प्रोफेशन की तरह नहीं लेना है, उसको यदि अपने लोगों को वापस देने की तरह लेना है, तो कैसे वो तैयारी करें और कैसे आगे बढ़ेंगे? मुझे इसमें ऐसा लगता है कि बहुत छोटे रूप में हम समाज कार्य को शुरू कर सकते हैं। हम जिस गली मोहल्ले में रहते हैं, मुझे लगता है कि अगर छोटी उम्र के आप हैं तो वहीं बच्चों की टोली बना करके अपने आसपास पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ कर सकते हैं। नैतिक शिक्षा की कुछ कक्षाएं जो है उसका आग्रह कर सकते हैं। कैसे हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ छोटा छोटा हमारा क्या योगदान हो सकता है, बड़ों का आदर करना, अपने जो आसपास लोग हैं उनको संभाव से देखना, ये प्रयास जो है वो करना चाहिए। थोड़ा बड़ी उम्र के हैं, युवा है, तो आजकल जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है तो एक तरफ तो लोग कहते हैं कि युवा दिग्भ्रमित हो रहे हैं, पर मुझे ऐसा ध्यान में आता है कि हम जैसे जो लोग हैं जिनका लगातार युवाओं के बीच में मिलना होता है, उठना होता है, बैठना होता है, तो मुझे लगता है दीदी आपने भी इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा कि आज की जो पीढ़ी है उसे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। भले वो थोड़ा सा समय व्हाट्सएप पर निकाल करके एक ब्लड डोनेशन कैंप हम कर रहे हैं, या किसी को कहीं ब्लड की ज़रूरत है तो वो 20 किलोमीटर दूर से अपनी बाइक चला करके आकर के थैलीसीमिया पीड़ित जो बच्चा है उसको रक्त देने का काम करते हैं। जो बहुत बड़े बड़े सामाजिक संगठन शहर में काम कर रहे हैं, राष्ट्र में काम कर रहे हैं, उनके साथ जुड़ करके बड़े ऐसे रचनात्मक काम कर सकता है, आंदोलनात्मक काम कर सकता है, जिससे देश का और समाज का हित होता है, शहर का हित होता है। जैसे हम सारे लोग लगातार कहते हैं, कान नदी को बचाने के लिए जैसे काम किया, धरोहर को बचाने के लिए जैसे काम किया, अभ्यास मंडल जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं लगातार काम कर रहे हैं। अन्य प्रकार के जो संगठन हैं जो विद्यार्थियों के बीच में काम करते हैं, उनसे जुड़ करके विद्यार्थियों की समस्याओं के लिए काम कर सकते हैं। ऐसे भी बहुत सारे संगठन हैं जो सामाजिक क्षेत्र में विभिन्न कामों को करते हैं। कुछ चिकित्सकीय क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों तक भोजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। रॉबिन हुड आर्मी का नाम सबने सुना होगा। तो जो अलग अलग जगह भोजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जहाँ पर होटलों में खाना बच जाता है उसको कलेक्ट करना और जाकर के लोगों को देना, इसमें कहीं भी उनका स्वार्थ नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो लगातार इस काम को कर रहे हैं, जहाँ आप निस्वार्थ भाव से जुड़ करके इस काम को कर सकते हैं। और अगर कोई भी साथ में नहीं, आपको लगता है कि मेरे पास समय नहीं है, कहीं जुड़ नहीं सकते हैं, तो अकेले क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले ईमानदारी से अपने काम को करें और अपने आसपास से छोटी छोटी शुरुआत जो है वो करें, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें, वो भी एक सामाजिक कार्य है। आप खुद किसी बेईमानी का हिस्सा ना बने, आप किसी को परेशान करने का कारण ना बने, आप किसी को दुख देने का कारण नहीं बने, ये भी एक बड़ी समाज सेवा है। और मुझे ऐसे लगता है कि ये कहना बंद करें। बहुत आसान होता है, हम कुछ लोग इकट्ठा बैठते हैं, हमारा देश ऐसा है, हमारे लोग ऐसे हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है। पॉजिटिव रहें, क्योंकि यदि आप सकारात्मक देखेंगे तो ये बात बिल्कुल सही है जो माला जी ने कही कि हम बहुत सारे ऐसे युवाओं से मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं जो अपने लेवल पे छोटा छोटा इतना सारा कंट्रीब्यूशन करते हैं, और उन सब के कंट्रीब्यूशन के कारण ही हमारी धरती और हमारा समाज अभी तक इतना खूबसूरत है कि हम खुश होकर रह पा रहे हैं। तो पहले किसी भी बात का नकारात्मक हिस्सा देखकर उसे फैलाने के बजाय सकारात्मक साइड ढूंढिए, जो कि हमारे यहाँ अभी भी बहुत है। किसी एक व्यक्ति को ज़रूरत होती है और यदि व्हाट्सएप पे कोई मैसेज जाता है तो कम से कम 25 लोग 1 घंटे के अंदर जवाब देते हैं और मदद करने को तैयार होते हैं। अब सवाल ये है कि आप अपने समाज का ये वाला हिस्सा प्रचलित करना चाहते हैं, या जो वो बहुत छोटा सा हिस्सा है जो क्रूअल है, जो गलत बातें प्रचारित करता है। तो हमारा पहला ये सोच होना चाहिए कि हमारे आसपास जो अच्छा है उसको प्रचलित करें, और अगर कुछ ऐसा बुरा है तो उसको ठीक करने की कोशिश करें, प्रचलित करने के बजाय। एक भावना ऐसे बनती है कि हम अभी भी अच्छे हैं, हमारे आसपास बहुत सारे अच्छे लोग हैं और हमारा देश अच्छे लोगों का देश है। कहीं कोई मुश्किल आ रही है तो लिखिए ज़रूर, हम फिर बात करेंगे। कहीं ना कहीं जब समस्या आती है उसका समाधान ज़रूर होता है, बस थोड़ा सा नज़र मजबूत करके देखने की ज़रूरत है। तो यदि हम सब नज़रें मजबूत करके कुछ अच्छा देखना चाहते हैं तो देख पाएंगे, और बुरा देखना चाहते हैं तो भी देख पाएंगे। और मुझे लगता है कि जो सकारात्मक बातें आज हमने की हैं उससे आपको कुछ अच्छा देखने में
मदद मिलेगी। हम हमेशा आपके साथ हैं, बातचीत बनाए रखिएगा। मैं आपसे ज़रूर कहूँगी माला जी कि आखिरी 2 सीख जो आप उन लोगों को देना चाहें और क्या चाहती हैं कि ये लोग करें और हमें लिख के भेजें भी। जो युवा पीढ़ी है उससे यही कहना चाहती हूँ कि नशे से दूर रहें। नशा किसी भी प्रकार का, सोशल मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का, इस प्रकार के जितने भी नशे हैं, जो नशा जिसको वास्तविक नशा कहते हैं, उससे दूर रहने का प्रयास करें। दूसरा, मुझे लगता है कि अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को आगे लेकर के हम कैसे जा सकते हैं, उसको कैसे सिंचित और संवर्धित कर सकते हैं। आप सभी से यही आग्रह है कि अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, हमारा जो राष्ट्र धर्म है, हम सभी उसका पालन करें। और बात करते रहिएगा हमसे भी और आपके आसपास जो लोग हैं उनसे भी। वो किसी ने कहा है कि ज़िंदगी रहेगी तो फिर मिलेंगे। हमारा ये कहना है कि मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे तो ज़िंदा रहेंगे। बातचीत यदि अच्छी है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक करिएगा ताकि ये बातचीत बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। जय भारत।